गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में किसी भी देश के लिए जो सुप्रीम स्टैट्यूट या सुप्रीम लॉ होता है वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसी संबंध में हमारे लिए इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अपने आप में एक अहम दस्तावेज बन जाता है। जैसा कि मैंने पिछली कुछ कक्षाओं में आपके साथ डिस्कस किया था कि इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं उन रूल्स का संबंध सब्जेक्ट विशेष के साथ कुछ हद तक स्पेशलाइजेशन ले लेता है। और इसी संबंध में आज की इस कक्षा में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस करेंगे या जो महत्वपूर्ण बात डिस्कस करेंगे उसका संबंध संविधान के निर्वचन संबंधी सिद्धांतों से है। और ये अपने आप में स्पेसिफिक क्यों हो जाते हैं, तो इसके लिए आप इस पहली स्लाइड में देखिए कि संविधान किसी भी देश की आधारभूत आस्थाओं का दस्तावेज होता है। अर्थात किसी भी राष्ट्र के संविधान में उसके जनमानस की अभिव्यक्ति होती है और जनमानस की अभिव्यक्ति के अनुरूप ही देश में लॉ एंड ऑर्डर को निर्मित किया जाता है और उसे लागू किया जाता है। अतः इसकी व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि इसका कोई भी उपबंध असंवैधानिक घोषित न हो। देखो, किसी भी राष्ट्र के संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है वो इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि उसका कोई प्रोविजन या प्रावधान जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित हो जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार जुडिशियरी देश के सुप्रीम लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जनमानस की अभिव्यक्ति का या देश की आधारभूत आस्थाओं के दस्तावेज के साथ इस प्रकार का अगर किसी प्रकार से इंटरफेयर करती है तो ये बड़ा शोचनीय विषय है। इसलिए कहा जाता है कि निर्वचन के क्षेत्र में इस हेतु कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन उस वक्त हमें जरूर करना चाहिए जब जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बैठती है। तो आज की कक्षा में हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इन रूल्स को अपन दो कक्षाओं में या दो भागों में बांटकर डिस्कस करेंगे। तो दो वीडियोस आपको इस संबंध में मेरी ओर से आपको सप्लाई किए जाएंगे। तो अपने नेक्स्ट दो वीडियो जो हैं ये दोनों वीडियो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं, उन पर फोकस होंगे। ठीक है, तो इस कड़ी में मैं शुरू करता हूं अपने पहले डॉक्ट्राइन या पहले प्रिंसिपल को जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, पहला सिद्धांत संविधान के इंटरप्रिटेशन के संबंध में जो है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, विवक्षित शक्तियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपन ब्रीफली यूं समझ सकते हैं। देखिए, इस स्लाइड में कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं। पहला बिंदु है संविधान में प्रदत्त सामान्य शक्तियों के साथ साथ विवक्षित शक्तियां भी प्रदत्त मानी जाती हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है और देश किसी भी देश के सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट को लागू करने के लिए उसमें प्रत्यक्षतः या अभिव्यक्ततः जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मोटो को या उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ विवक्षित या इम्प्लाइड जो शक्तियां हैं वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। या इसको यूं कहें तो और भी ज़्यादा ठीक रहेगा कि संविधान के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन विवक्षित शक्तियों की आवश्यकता होती है अंडरस्टूडली कॉन्स्टिट्यूशन वो शक्तियां हमें प्रोवाइड करवाता है। दूसरा बिंदु देखिए, देश की जनता के लिए विधायिका को प्रदत्त शक्तियों की रूपरेखा के साथ साथ उन विधियों को भी विवक्षित मान्यता है जो विधायी कानूनों के निष्पादन के लिए आवश्यक है। देखिए, इसमें बहुत ही सारभूत बात जो है इस प्रिंसिपल की वो है कि देश की जनता के लिए विधायिका को जिन कानूनों को डिजाइन करने की शक्ति दी गई है उन कानूनों को डिजाइन करने की शक्ति के साथ साथ विवक्षित रूप से या इम्प्लाइड रूप से वो समस्त शक्तियां भी विधायिका को उपलब्ध होती हैं जो देश की जनता के लिए कानून डिजाइन करने के लिए या कानून डिजाइन
करने के कार्य के दौरान विधायिका को चुनौती के रूप में महसूस होती है, या यूं कहें कि कानून निर्माण में या कानूनों के निष्पादन में विधायिका को जो चुनौतियां फेस करनी होती है, उन चुनौतियों से निपटने की शक्तियां जो है वो विधायिका को इम्प्लाइड रूप से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। तीसरा बिंदु है, संविधान की परिधि में रहकर सरकार वैध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित व आवश्यक साधनों के इस्तेमाल के लिए प्राधिकृत करती है। देखिए, ये बात इस सिद्धांत में क्या है, संविधान की परिधि में रहकर सरकार वैध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित व आवश्यक साधनों के इस्तेमाल के लिए प्राधिकृत है। इसका मतलब ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार को जो वैध उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य सौंपा गया है, उस लक्ष्य को हासिल करने में अगर संविधान के दायरे में रहकर ऐसे साधनों का इस्तेमाल करना होता है जो हालांकि अभिव्यक्त तय या एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दर्शाए गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को या विधायिका को इनकी आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसी शक्तियों या साधनों या ऐसे अपरेटस या उपकरणों का इस्तेमाल सरकार कर सकती है। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो है वो है बीडी लीव्ज एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन वर्सेस बम्बई राज्य AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। ये था अपना पहला प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन विधायिका को या सरकार को जो उद्देश्य सौंपती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो उन समस्त साधनों का या उन समस्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है संविधान के दायरे में रहकर जिनकी उसे आवश्यकता प्रतीत होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं सेकंड डॉक्ट्राइन के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स या प्रासंगिक या आनुषंगिक शक्तियों का सिद्धांत। ये सिद्धांत अगर एक तरह से हम कहें कि ये सिद्धांत भी विवक्षित शक्तियों के या इम्प्लाइड पावर्स से संबंधित डॉक्ट्राइन से ही मैच करता है। तो देखिए, इसके पहले बिंदु में यही बात नोट की गई है कि विवक्षित शक्तियों के सिद्धांत से मिलता जुलता सिद्धांत, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कौन सा डॉक्ट्राइन है जो इम्प्लाइड पावर रिलेटेड डॉक्ट्राइन से मैच करता है, देन इसका उत्तर बनेगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल पावर्स। इसका दूसरा बिंदु जो है वो इस डॉक्ट्राइन का पीथ सब्जेक्ट है या कोर सब्जेक्ट है। देखिए, इस बिंदु में क्या लिखा गया है, जब विधायिका संविधान में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत विधि का निर्माण करती है तो उसे वे शक्तियां भी प्राप्त होंगी जिससे वह प्रभावी रूप से विधि अधिनियमित कर सके। देखिए, अपन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने देश की मशीनरी को संचालित करने वाली तीनों विंग्स के बारे में पढ़ते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखो, विधायिका को काम जो सौंपा गया है वो है कानून को निर्मित करने का, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से संबंधित ये जो डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि अगर हमने विधायिका को या लेजिस्लेटिव बॉडी को कानून को निर्मित करने का पावर दिया है, तो उस सिचुएशन में कानून निर्माण के संबंध में अगर उसे किसी अन्य प्रकार की सहायक, आनुषंगिक या पैरेलल किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो उन समस्त शक्तियों के इस्तेमाल की शक्ति भी पार्लियामेंट को या विधानमंडल को रहेगी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस जो है वो है एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिश्चित किया था कि निर्वचन का मूल सिद्धांत यह है कि शक्ति प्रदान किए जाने के साथ साथ उस शक्ति के निष्पादन के लिए हर आवश्यक शक्ति प्रदत्त की जाए। देखो, संविधान में अगर किसी भी एजेंसी को या किसी भी बॉडी को किसी कार्य को करने के लिए कोई शक्ति प्रदान की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का ये डॉक्ट्राइन ये कहता है कि उस दिए गए कार्य के निष्पादन के लिए अगर किसी भी अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता उस बॉडी को पड़ती है, तो वो समस्त शक्तियां उस बॉडी को प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि वो शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर प्रोवाइड की जाएं।
या यूं कह सकते हैं कि संविधान में किसी भी निकाय को या किसी भी बॉडी को किसी भी प्रकार की ड्यूटी सौंपी गई है या किसी भी प्रकार का कर्तव्य करने को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का राइट दिया गया है, तो उस राइट के इस्तेमाल से संबंधित वे समस्त शक्तियां संवैधानिक दायरे में रहकर उसे उपलब्ध होनी चाहिए, जिन के जरिए ही उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। तीसरा जो डॉक्ट्राइन है अपने लिए, वो है विवक्षित प्रतिषेध का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड प्रोहिबिशन। देखिए, इंटरप्रिटेशन का ये जो प्रिंसिपल है, ये एक लैटिन मैक्सिम पर आधारित है, एक लैटिन सूत्र पर आधारित है, और वो लैटिन सूत्र ये है एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्स क्लूसियो अल्ट्रियस, जिसका अर्थ ये है कि एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। देखिए, एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है या दूसरे का निषेध है। जैसे इसको अपन एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि अपने संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है और उन तीनों सूचियों में केंद्र और राज्य के विधानमंडलों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, और यह स्पष्ट उल्लेख करके यह डिसाइड किया गया है कि वे एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे, या यूं कहें कि उन सूचियों का निर्माण करना ही एक दूसरे के कानून निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप का या इंटरफेयर का निषेध है, या यूं कहें कि अतिक्रमण के ऊपर ये जो रोक है, निषेध है, वो विवक्षित तौर पर मानी जाएगी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस जिसको अपन मान सकते हैं वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढीलन AIR 1972। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में यह अभिनिश्चित किया कि यदि ये बात स्पष्ट ज्ञात हो जाए कि कोई विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, तो संसद उस पर विधान बना सकती है। देखिए, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको तो 7वीं अनुसूची में कानून निर्माण के विषयों को सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के संदर्भ में 3 श्रेणी में बांटा गया है। फर्स्ट श्रेणी जो संघ सूची है, उस संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी सूची जो है वो है समवर्ती सूची, जिस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। और तीसरी अनुसूची है स्टेट। तीसरी अनुसूची के विषय पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं, सिवाय विशेष आपातकालीन परिस्थितियों के। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें स्टेट सूची के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के संबंध में ये प्रावधान है कि यदि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कोई कानून मौजूद है और उसी विषय पर केंद्र सरकार के कानून के अगेंस्ट जाकर यदि किसी राज्य सरकार ने कानून का निर्माण कर दिया है, तो उस कानून को हम नल एंड अवॉइड मानेंगे, शून्य माना जाएगा। कहने का मतलब है कि समवर्ती सूची के विषय पर अगर पहले से केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून मौजूद है, तो उस कानून के आनुषंगिक या सहयोगी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती हैं, उससे अपोजिट जाकर नहीं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कानून किसी विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर पहले पारित किया है और उसके बाद उसी विषय पर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी ने कानून पारित कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून का वेरिफिकेशन उस राज्य का गवर्नर नहीं करके उसे राष्ट्रपति के लिए निश्चित तौर पर रेफर किया जाएगा या राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। और ऐसे कानून को यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर पूर्व में निर्मित किसी कानून के अगेंस्ट कानून नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार ये तीसरा जो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड प्रोहिबिशन है, वो ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का कहीं स्पष्ट उल्लेख है तो दूसरे का अपवर्जन है। तो इसको मुख्यतः अपन लेते हैं सूचियों के विषय में। नेक्स्ट जो डॉक्ट्राइन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड या दखल क्षेत्र का सिद्धांत। देखो, यह सिद्धांत समवर्ती सूची के निर्वचन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनके संबंध में दखलकृत क्षेत्र का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत का
मीनिंग ये है कि जब संघ या केंद्रीय विधायिका किसी विशिष्ट विषय पर विधि बनाती है और इस प्रकार उस क्षेत्र पर दखल कर लेती है तो राज्य विधायिकाओं का उस क्षेत्र पर विधि निर्माण का कोई अधिकार नहीं रहता। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई विशिष्ट विषय है जिस पर केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है या उस पर हस्तक्षेप कर लिया है और जिसका किसी अन्य विधि में किसी सूची में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो उस विषय के ऊपर राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए जाने पर प्रतिषेध लग जाता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए नीचे एक केस स्टडी है, जावर भाई बनाम बंबई राज्य AIR 1954। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में ये डिसाइड किया था कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने यदि किसी अपराध के लिए अलग अलग दंड निर्धारित कर रखे हैं तो ये दोनों विधियां एक ही विषय पर होने के कारण राज्य विधि निष्प्रभावी होगी। सीधी सी बात यह है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी ने अलग अलग कानून बना रखा है तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानून को अधिमानता दी जाएगी या उसे प्रभावी माना जाएगा तथा राज्य द्वारा निर्मित विधि को निष्प्रभावी माना जाएगा या नल एंड अवॉइड घोषित किया जाएगा। इस प्रकार डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड ये सिद्धांत केंद्र और राज्य विधानमंडलों के द्वारा सेम विषय पर निर्मित होने वाले कानूनों की प्रभाविता और निष्प्रभाविता को डिसाइड करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड पांचवा जो डॉक्ट्राइन या सिद्धांत जो इसमें अपन लेते हैं, सार तत्व का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ फीथ एंड सब्सटेंस। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ फीथ एंड सब्सटेंस, पीथ का मतलब होता है सारभूत और सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व। तो यहां देखिए, इस डॉक्ट्राइन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो रोल है वो कहां है। इसके लिए पहले अपन इसका अर्थ जानेंगे। जब दो प्रविष्टियों में संघर्ष हो अथवा एक प्रविष्टि के आधार पर बनाई हुई विधि दूसरी प्रविष्टि के क्षेत्र का अतिक्रमण करे तो ऐसा अतिक्रमण कब और किस सीमा तक विधिपूर्ण हो सकता है, इसे ज्ञात करने के लिए सारतत्व का सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कहने का मतलब है कि किसी सूची के एक ही विषय के ऊपर अगर दो विधान निर्मित हो जाते हैं तो कौन सा विधान किस सीमा तक पूर्व विधान का अतिक्रमण करता है, यह डिसाइड करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट बिंदु पर आप दृष्टिपात करेंगे। यदि विधि का वास्तविक सार वह तत्व निर्माण करने वाली विधायिका की शक्तियों में है तो वह महज इस कारण अवैध नहीं माना जाएगा कि वह प्रसंगवश दूसरी विधायिका के क्षेत्र को छूती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दो विधायिकाओं द्वारा या दो विधानमंडलों द्वारा एक ही विशिष्ट विषय के ऊपर अगर कानून लेट डाउन कर दिया जाता है या एक्ट पारित कर दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में केवल इस कारण अतिक्रमण नहीं माना जाएगा कि वो दूसरी विधायिका द्वारा निर्मित जो कानून है उसमें प्रसंगवश उसका अतिक्रमण करती है या उसको टच करती है। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जब दो विधानमंडलों द्वारा विरोधाभासी कानून बना दिया जाता है तो यह देखा जाता है कि जिस विधायिका द्वारा निर्मित कानून को हम अतिक्रमण का कार्य मान रहे हैं, सबसे पहले यह देखा जाएगा या सारभूत रूप में यह देखा जाएगा कि जिस मुद्दे के ऊपर या जिस विशिष्ट विषय के ऊपर उस विधानमंडल ने कानून बनाया है वो कानून बनाने की शक्ति उस विधायिका के क्षेत्राधिकार में, जुरिस्डिक्शन में आती है या नहीं। अगर ऐसा कानून बनाने की शक्ति उस विधायिका के जुरिस्डिक्शन में आती है, उसके क्षेत्राधिकार में आती है, देन वो केवल इसलिए अवैध नहीं मानी जाएगी कि वह दूसरी विधायिका के क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन को ओवरलैप करती है या उसको टच करती है या उसमें इंटरफेयर या हस्तक्षेप करती है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस जो है स्थिति को और ज्यादा एक्सप्लेन करने में जो मदद करेगा वो है राजस्थान राज्य बनाम चावला AIR 1959। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में इस सिद्धांत को लागू करते हुए ये कहा था कि राज्य सूची के अधीन, देखो इस
केस में दो महत्वपूर्ण बातें जो बोल्ड की हुई है। राज्य सूची के अधीन स्वास्थ्य के हित में निर्मित कानून को वैध माना गया। देखो, राज्य सूची में स्वास्थ्य का हित और संघ सूची में संचार साधन, ये दोनों मुद्दे अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडी को दिए गए हैं। राज्य सूची में स्वास्थ्य के हित में कानून बनाने की छूट राज्य सरकारों को है और संघ सूची में संचार साधनों के संबंध में लॉ एंड ऑर्डर जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। तो इस केस में जो जजमेंट आया वो ये था कि यदि राज्य सूची के अधीन स्वास्थ्य के हित में निर्मित कानून को वैध माना गया है, भले ही वह संघ सूची के विषय संचार साधन को स्पर्श करती हो, क्योंकि यहां देखो इन दोनों इसमें मैटर था अपने लाउड स्पीकर्स को बजाने का। इस केस के बारे में थोड़ा अपन और डीपली एक्सप्लेन करना चाहें तो लाउड स्पीकर के ऊपर या लाउड स्पीकर को बजाने के ऊपर राज्य सरकार ने इसलिए बैन लगा दिया क्योंकि वो स्वास्थ्य के संबंध में हितकारी नहीं था। दूसरी तरफ संचार साधनों के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने कानून बना रखा था। तो यहाँ ये दोनों कंट्रोवर्शियल स्थिति थी, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य के हित में लाउड स्पीकर्स को बैन करना वैध माना गया, भले ही वो संघ सूची में संचार के साधनों के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए रूल्स को ओवर रूल या टच करता होगा। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के संबंध में 5 महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन्स की स्टडी की है। तो ये 5 महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन्स की स्टडी जो है वो आपके सामने मौजूद है। देखिए एक बार दोबारा इसके ऊपर आप दृष्टिपात करेंगे। पहला प्रिंसिपल है विकसित शक्तियों का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कार्य को करने की शक्ति दी है तो उस कार्य को करने के लिए जिन विवक्षित या इम्प्लाइड शक्तियों की आवश्यकता होती है वो भी विधानमंडल को उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया प्रासंगिक शक्तियों के सिद्धांत, ये एक तरह से विवक्षित शक्तियों के सिद्धांत से मिलता जुलता है और इसमें वही इम्प्लाइड शक्तियों की चर्चा की गई है जो एक तरह से पहले सिद्धांत में अपन ने डिस्कस की है। तीसरी वीडियो को अपन ने डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड प्रोहिबिशंस या विवक्षित प्रतिषेध का सिद्धांत, इसमें यह है कि जिस बात का एक जगह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है तो वहाँ उससे विरोधाभासी दूसरी चीज़ का प्रतिषेध किया गया है। और चौथे वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड में, तो यहाँ इसमें यह बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी विशिष्ट विषय पर अपना कानून बनाकर अधिकार जता दिया है तो उसके विरुद्ध विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधायिका के क्षेत्राधिकार में नहीं रहेगी। और 5वां जो सार्वत्व का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस जो है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब 2 विधानमंडलों द्वारा कोई कानून कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है तो कौन से कानून को दूसरे के लिए अतिक्रमणकारी माना जाए, ये डिसाइड करने के लिए सिद्धांत को यूज करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून को अतिक्रमणकारी कहा गया है वो कानून एक्चुअल में संबंधित विधानमंडल को डिजाइन करने का पावर था या नहीं। यदि था, इसका मतलब ये कि ये सारभूत तत्व के सिद्धांत में आएगा और ऐसी सिचुएशन में उस विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून को अपन अतिक्रमणकारी नहीं मानेंगे। थैंक यू सो मच।